हेलो एवरीवन। मार्केट में 3 तरह के मेथड्स बहुत चल रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के। नंबर 1, आप किसी एआई टूल से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। नंबर 2, आप ऐसी एप्लीकेशंस को लेते हो जहां पर आप जैसे ही कुछ लोग हैं जो कि इंग्लिश सीखने के प्रोसेस में हैं और आप एक दूसरे से बातचीत करते हो। और नंबर 3, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाते हो जहां पर एक एक्चुअल में मेंटोर बैठा होता है और आप उनसे बातचीत कर सकते हो और वहाँ से अपनी करेक्शंस को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन तीनों में एक एक लूप होल्स हैं। अगर आप किसी एआई की हेल्प से प्रैक्टिस करते हो तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि एआई के पास उस चीज़ को सही करने का या सही तरीके से बोलने का एक ही मेथड हो, लेकिन एक चीज़ को बोलने के कई मेथड्स होते हैं। आपका तरीका भी सही हो सकता है लेकिन एआई बोलेगा गलत है। यहाँ पर चैलेंज आएगा। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे के साथ प्रैक्टिस करते हो जो कि लेवल में आप जितना ही है, तो वो आपको सही नहीं करेगा, आप उसको सही नहीं करोगे। आप फ्लुएंट हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, लेकिन गलत इंग्लिश बोलने में। नंबर 3, अगर एक ऐसा टीचर है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं जहाँ पर मेंटोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर चैलेंज ये आता है कि अगली बार जब आप उस प्लेटफॉर्म पर जाओगे अलग मेंटोर मिलेगा, तो वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कैसे काम करना है। तो वहाँ पर एक आपका जो रिदम है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आपको आता है, अच्छा आता है, सही आता है, उसको बोलो। कोई ऐसी क्लासेस पर ही फोकस करो जहाँ पर एक टीचर ही आपको फॉलो अप करता रहे, आप बातचीत कर पाओ, आप अपनी लूप होल्स पे काम करो। इस प्रोसेस से ही आप लोगों को सही फ्लुएंसी मिलेगी। फ्लुएंसी सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है सही फ्लुएंसी, कि अगर आप सही बोलते हो उस चीज़ में आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए। देखो 10-15% की प्रॉब्लम्स चलती हैं। अगर आप टू द एक्सटेंट ऑफ 85 to 90% सही बोल रहे हो, दैट इज़ करेक्ट। 100% कोई भी सही नहीं बोलता है, कोई भी, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए, बेसिक ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को फोकस करते हुए मेरी स्पोकन क्लासेस भी चल रही हैं। इन्हीं चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, नई वोकेबलरी सीखने पे, नए स्ट्रक्चर सीखने पे, उनको स्पोकन में लेकर आने पे। क्योंकि सीखना बहुत ईजी है लेकिन भूल जाते हैं उनको स्पोकन में कैसे यूज़ करना है, कैसे उन चीज़ों को अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐड करना है, उस चीज़ पर हमारा मेजर फोकस रहता है। तो अगर आपको बेसिक से ज्वाइन करनी है, इंटरमीडिएट लेवल पर ज्वाइन करनी है, या फिर आपको अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए, आप नई वोकेबलरी सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो। फर्दर इन्फॉर्मेशन आई विल बी लेटिंग यू नो ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है, तो तुम्हें क्या लगता है हमें अपने माता पिता को हमारे बारे में कब बताना चाहिए, ठीक है। सो पहला सेंटेंस है, तुम्हें क्या लगता है। इस लगने के ऊपर मैं कई बार बता चुका हूँ कि लगना अलग अलग सेंस से होता है। कोई चीज़ देख के, कोई चीज़ टेस्ट करके, कोई चीज़ स्मेल करके, कोई चीज़ महसूस करके। तो यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो। सो व्हाट डू यू थिंक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस गया। हमें अपने माता पिता को हमारे बारे में कब बताना चाहिए। चाहिए पर कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। एक तो चाहिए होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यहाँ पर नीड का इस्तेमाल होना है, सॉरी, ठीक है। और दूसरा, हम सलाह की बात करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जब सलाह की बात आती है तो शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमें अपने माता पिता को हमारे बारे में कब बताना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड टेल अवर पेरेंट्स अबाउट दिस, ठीक है। सॉरी, व्हेन डू यू थिंक, तुम्हें कब लगता है, सॉरी व्हेन से सेंटेंस शुरू किया। सो व्हेन डू यू थिंक, तुम्हें कब लगता है हमें हमारे पेरेंट्स को बता देना चाहिए। सो व्हेन डू यू थिंक वी शुड टेल अवर पेरेंट्स अबाउट अस, हम दोनों के बारे में। नेक्स्ट, मैं नहीं जानता लेकिन मुझे लगता है हमें इसके बारे में ढीठ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पर ज़्यादा अड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड होता है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में एकदम ढीठ हो जाना, ठीक है, कि ऐसा ही होगा, ये जैसे जिद्दी काइंड ऑफ स्टबर्न होता है, उसी तरीके से इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट थोड़ा सा और नेगेटिव है, ठीक है, कि भाई वो तो एकदम ढीठ, नालायक, बेशरम, ठीक है, कि इस चीज़ की हमें थोड़ी सी लिहाज करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी सो इम्प्रूडेंट अबाउट इट। तो इसने कहा कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है, बट आई फील। यहाँ पर फील की जगह थिंक भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक वी शुड नॉट बी इम्प्रूडेंट अबाउट इट, कि इस चीज़ को लेकर हमें थोड़ा सा शर्म में होना चाहिए, बेशर्म नहीं होना चाहिए कि नहीं जी ऐसा ही है, वैसा ही है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो शुडंट बी, यहाँ पर शुड के साथ बी आ गया। शुड के साथ एक्शन आता है, जैसे शुड प्ले, शुड गो, शुड स्लीप। शुड के साथ हैव आ जाता है, जैसे यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव पेशेंस। शुड के साथ बी आ जाता है, शुड बी। यही तीनों चीज़ें होती हैं, एक्शन, पोजेशन और कंडीशन। और यही मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। अगर ये 3 चीज़ें समझ में आ गई, एक्शन, पोजेशन और कंडीशन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर,
ये अगर चीज़ों का सर्कल आपको समझ में आ गया, सो यू नो एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश, फिर आपको सब कुछ पता है, फिर आप कोई भी डी टेक्निक पी टेक्निक को साइड में रख सकते हो, कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ सेंसेस पता होने चाहिए, यू शुड नो अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एवरीवन इज पॉन्टिफिकेटिंग अबाउट देयर ओन मेथड्स, मैं किस चीज़ पे ऐसे पॉन्टिफिकेट नहीं कर रहा हूँ। ओल्ड स्कूल रूल्स हैं कि ऐसे सीखना है तो ऐसे ही सीखना है। अब इंग्लिश चेंज हो चुकी है, अब इंग्लिश बदल चुकी है, इंग्लिश कुछ नहीं बदली है, इंग्लिश सेम की सेम है, ठीक है। लर्निंग मेथड, टीचिंग मेथड सब कुछ सेम है, आप उसको अलग नाम दे दोगे सो इट डजंट मेक सेंस, ठीक। तो इसने कहा कि बट आई फील, लेकिन मुझे लगता है हमें इम्प्रूडेंट नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन की बात चल रही है, कंडीशन में हम बी को यूज़ करते हैं, सो वी शुडंट बी इम्प्रूडेंट अबाउट इट, ठीक है। सो बट आई फील, लेकिन मुझे लगता है वी शुडंट बी इम्प्रूडेंट अबाउट इट, कि इस चीज़ को लेकर हमें इम्प्रूडेंट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर हमें अड़ना नहीं चाहिए किसी बात के ऊपर, ठीक। इसने कहा हमें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतज़ार करना होगा। हमें कोई काम करना है, करना था, करना होगा, इस चीज़ पर लोग काफ़ी अटक जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो सिखाते ही नहीं है इस तरीके से, करना है, करना था। यहाँ पर एक्शन का पार्ट होता है नीड टू, हैव टू, वांट टू, सपोज टू, इज टू, एम टू, आर टू, इनको हम लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो एक्शन का पार्ट होता है। जैसे इसने कहा कि हमें धैर्य रखना होगा, मतलब हमें धैर्यवान होना होगा, वी हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। और हमें सही समय का इंतजार करना होगा। अब हैव टू जब पहले लगा दिया और एंड लगाया हुआ है बीच में, तो दोबारा हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव टू बी पेशेंट एंड वेट। तो पहला कंडीशन में था कि हमें धैर्यवान, पेशेंट होना होगा, और दूसरे में एक्शन है कि हमें ये चीज़ करनी होगी। तो पहले में मैंने बी का यूज़ करा, वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू वेट फॉर, इस तरीके से। तो हैव टू पहले ही लगा दिया है, सो वी डोंट हैव टू यूज हैव टू अगेन, ठीक है। सो वी हैव टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट टाइम, कि हमें धैर्य रखना होगा और सही समय का हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन मुझे डर है कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, मुझे डर है, आई एम अफ्रेड। और मैं किस चीज़ से डरता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग। कुछ लोग स्केयर और अफ्रेड में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्केयर का यूज़ किया करो आप डराने के सेंस में, जैसे मैंने कहा कि तुमने मुझे डरा दिया, यू स्कैर्ड मी, और मैं उनसे नहीं डरता हूं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो यहां पर क्या आया, आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है किसी चीज़ का, किस चीज़ का, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। इसके लिए मैं आगे आपको एक और टर्म सिखाऊंगा, लेस्ट और शुड, ठीक है। लेकिन इसने कैसे बोला, आई एम अफ्रेड दे माइट गेट एंग्री, कि मुझे डर है कि शायद वो गुस्सा हो जाएंगे। तो सेंस वही निकल कर आ रहा है कि मुझे डर है कि वो गुस्सा ना हो। दे माइट गेट अफ्रेड, माइट, मे, कुड, मस्ट, वुड, ये मॉडल्स सेम तरीके से काम कर सकते हैं इस वाले फ्रेज के अंदर, और मॉडल्स के ऊपर मैं कई बार बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ अच्छे से क्लासेस के अंदर, तो आई थिंक वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। दे माइट गेट एंग्री, दे मे गेट एंग्री, दे वुड गेट एंग्री, दे कुड गेट एंग्री। कुड का यूज़ पास्ट में ही होता है, नहीं, कुड का यूज़ प्रेजेंट और फ्यूचर में भी होता है, ठीक है। तो इसने कहा है कि बट आई एम अफ्रेड दे माइट गेट एंग्री, लेकिन मुझे डर है कि वो शायद इस पर गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। इसने कहा मुझे लगता है कि वो ठीक होंगे, मतलब उनको गुस्सा नहीं आएगा, दे विल बी ओके, आई थिंक दे विल बी ओके, दे विल बी क्यों लगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन आ गई, यही चीज़ तो बताई मैंने अभी। तो इसने कहा कि आई थिंक, मुझे लगता है, बार बार सेम तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं, राइट। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस है, ज़्यादा कुछ बहुत इतनी वास्ट चीज़ें हैं ही नहीं, स्ट्रक्चर सबके सेम है। द मेजर पार्ट इज यू हैव टू वर्क अपॉन फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस, इडियम्स, वोकैबुलरी। स्ट्रक्चर्स में इतना कोई बड़ा डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। एक्टिव, पैसिव, कंडीशनल, पॉजिटिव्स ये सीख लो, प्रेपोजिशंस, मॉडल्स ये सीख लो, ठीक है। फिर सारा जो काम है वो स्ट्रक्चर्स के बाद वोकैबुलरी का ही है, ठीक है। और जब आप वोकैबुलरी सीख जाओगे, थोड़ा फ्रेजेस सीख जाओगे, उनको यूज़ करना सीखोगे, तो आप एडवांस्ड इंग्लिश की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ चुके हो। तो इंग्लिश हिंदी से भी ईजी है इफ़ यू रियली नो और इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ दिस, ठीक है। सो आई थिंक, मुझे लगता है दे विल बी ओके, वो ठीक होंगे अगर हम इसे सही तरीके से समझाएं। बात तो देखो फ्यूचर की कर रही है, लेकिन कंडीशन लग गया, विल लगाने की ज़रूरत नहीं है दूसरे क्लॉज में, ठीक है। सो वंस या फिर इफ, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया हुआ है। अगर हम ये करेंगे, इफ़ वी डू दिस या फिर वंस वी डू दिस, इफ़ वी विल डू दिस नहीं लगाना है,
विल का यूज नहीं करना है। सो वंस वी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, या फिर इफ वी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, अगर हम उनको ठीक से समझाएंगे, इफ वी एक्सप्लेन प्रॉपरली, आई थिंक दे विल बी ओके। मुझे लगता है कि वो समझ जाएंगे बात को, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इस बारे में हमें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए। देखो, हंगामा, तामझाम, हिंदी में ये भी तो बोलते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे तो अपना बर्थडे बहुत आराम से सेलिब्रेट करना है, मुझे ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर इस चीज़ के बारे में इतना हाय हुल्ला शोरगुल मचाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, राइट, कि इस चीज़ को लेकर इतना शोर शराबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑल द फस। ठीक है, फस, उसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसने कहा कि हमें इसके बारे में इतना हंगामा नहीं करना चाहिए। सो वी शुडंट मेक, हमें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? वी शुडंट मेक ऑल द फस अबाउट इट, कि इस चीज़ के बारे में हमें इतना शोर शराबा, हंगामा, तामझाम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है। अब इसने अपने पेरेंट्स को लेकर बोला कि ये जो हमारा रिलेशन है, फिर जो कुछ भी है, ये चीज़ उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है। अभी जो छोटी बात होता है, जैसे मैंने कहा कि इतनी छोटी सी बात पर तुम परेशान हो रहे हो यार, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, उसकी गलती बहुत छोटी सी थी, उसको हमने इग्नोर कर दिया। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए, इनसिग्निफिकेंट। तो ये उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है। सो इट्स रियली नॉट इनसिग्निफिकेंट टू देम। टू का यूज़ करा है, फॉर का यूज़ नहीं किया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेपो, एक सेकेंड। तो यहाँ पर इसने कहा कि उनके लिए छोटी बात नहीं है। सो इट इज़ रियली नॉट इनसिग्निफिकेंट टू दैम। अगर मैं कहूँ, देखो मेरे लिए मतलब अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे हिसाब से ना वो एक अच्छा इंसान है। ठीक, तो इसको सेंटेंस को मैं कैसे कहूँगा? ही इज़ अ नाइस गाय टू मी। टू का मतलब होता है मेरी ओपिनियन में, मेरे हिसाब से, और फॉर का मतलब होता है मेरे लिए। अब जैसे मान लो मैंने एक जॉब ज्वाइन करी और वो नाइट शिफ्ट की जॉब है। ठीक है, और आप कह रहे हो कि सर ये तो जॉब बहुत मुश्किल है। मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, ये टाइमिंग मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैं अपने लिए बता रहा हूँ। सो दिस टाइमिंग इज़ परफेक्ट फॉर मी, फॉर का यूज़ ये हुआ। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि ये लड़की मेरे लिए परफेक्ट है, सो दिस गर्ल इज़ परफेक्ट फॉर मी। लेकिन यहीं पर अगर मान लो आपकी जॉब लगी और आपने मुझे बताया कि सर मेरी ऑफिस टाइमिंग्स ये हैं। ठीक है, मैंने कहा, और तुमने कहा कि सर मेरी मुझे तो टाइमिंग सही नहीं लग रही। मैंने कहा देखो मेरे हिसाब से तो सही है। सो दिस टाइमिंग इज़ परफेक्ट टू मी, कि मेरे हिसाब से तो सही है, बाकी तुम देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें ये समझाना है कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमें ये समझाना है। समझना होता है टू अंडरस्टैंड, और समझाना होता है टू मेक अंडरस्टैंड। इसमें भी कुछ लोग गलतियां करते हैं। समझाना टू मेक अंडरस्टैंड, और मेक के बाद आप लोग उस पर्सन को लगाओ जिसको समझाना है। हमें उन्हें समझाना है। सो वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड। मेक के बाद दैम लगा दो। तुम मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पर आप एक्सप्लेन का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर बोला। सो एक तो तरीका ये है, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड, हमें उन्हें ये समझाना है। या फिर दूसरा, वी नीड टू एक्सप्लेन, हमें ये चीज़ समझानी है, हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ फॉर अस, कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब ये WH वर्ड्स पर भी ना बहुत ध्यान से काम को करना है। सवाल पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो तो WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। सवाल नहीं पूछ रहे हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक मिनट रुको। एक तो वीडियो बनाने के टाइम पर इतनी कॉल्स आती है ना, वैसे नहीं आएंगी। अभी वीडियो के बाद जब बैठ जाऊंगा फ्री, तो आराम से पूरा 2-3 घंटे तक आई एम फ्री। ठीक है, और इससे पहले भी कोई कॉल मैसेजेस नहीं थे, बट नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो आई एम गेटिंग कॉन्टीन्यूस मैसेजेस एंड कॉल्स। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझाना है। वी नीड टू एक्सप्लेन हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज़ फॉर अस। और अगर मैं सवाल पूछूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है, सो हाउ इंपॉर्टेंट इज़ दिस फॉर यू, तो हाउ इंपॉर्टेंट के बाद इज़ आ जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है बताओ, सवाल अगर पूछेंगे तो। ठीक है, कहीं वो हमें घर से ना निकाल दें। इसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें घर से निकाल दें। यहाँ पर आया वो टर्म जो मैं आपको बता रहा था, लेस्ट और शुड का हम यूज़ करते हैं। लेस्ट लगाना है, फिर वो पर्सन लगाना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर शुड लगाना है, और फिर
एक्शन की बेस फॉर्म आएगी। कहीं ऐसा ना हो, इस न के लिए नॉट नहीं लगाना है, तो कहीं ऐसा ना हो मैं घर से बाहर निकाल दें, वो निकाल दें। सो लेस्ट दे शुड, घर से बाहर निकालना, किसी चीज़ से बाहर निकालना, वो होता है एविक्ट, ठीक है। सो लेस्ट दे शुड एविक्ट अस फ्रॉम द हाउस, कहीं ऐसा ना हो वो हमें घर से बाहर निकाल दें। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। अब यहाँ पर फिर वही चीज़, मुझे नहीं लगता, लगता मतलब थिंक, आई डोंट थिंक दे विल डू दैट। अगर पास्ट में ये चीज़ होती कि मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा कर देंगे, तो फिर आएगा आई डिडंट थिंक दे वुड डू दैट, फिर वुड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये चीज़ काउंट होती है। सो आई डोंट थिंक दे विल डू दैट, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, ठीक है। वो इससे ज़्यादा समझदार हैं, दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग दैन दैट, ठीक है। मोर, मच, मैनी, इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। दे आर मच स्मार्टर, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी स्मार्ट हैं, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हो तो मोर आएगा, दे आर मोर। तो अभी वो कह रही है कि कहीं घर से बाहर ना निकाल दें, तो ये उन्होंने, उसकी लड़की ने उनके एक मेंटल स्टेटस के बारे में बात किया कि कहीं ये ना कर दें। अब वो कह रहा है नहीं, वो इससे कहीं ज़्यादा समझदार है। सो दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग दैन दैट, ठीक है। मैं अभी भी थोड़ा नर्वस हूँ, अभी भी किसी कंडीशन में हूँ। सो आई एम स्टिल नर्वस, ठीक है। मैं अभी भी थोड़ा नर्वस हूँ, कंडीशन की बात हो रही है। यदि वो हमें स्वीकार करने से इनकार कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा अगर, जब भी ऐसा सेंटेंस मिले कि अगर ये होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पर सेंटेंस शुरू करो व्हाट इफ क्या होगा अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ ही ना, व्हाट इफ आई डोंट टीच यू, ठीक है। और सेंटेंस किस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इफ लग गया कंडीशन वैसे ही आ गई है। तो क्या होगा अगर वो हमें स्वीकार करने से इनकार कर दें, व्हाट इफ दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अस, ठीक है। क्या होगा अगर वो इनकार कर दें, व्हाट इफ दे रिफ्यूज, हमें स्वीकार करने से, टू एक्सेप्ट अस, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, आई डोंट थिंक दे विल डू दैट, अगेन द सेम सेंटेंस, ठीक। सो आई होप चीज़ें आपके लिए यूजफुल रही होंगी, अच्छी रही होंगी। सेम, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, सो डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।